हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं 11th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे तो इस चैप्टर में से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस चैप्टर से अपन स्टार्ट नहीं किया तो अपने आगे के जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड के, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द लिविंग वर्ल्ड। यानी अपन को लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके वर्ल्ड के बारे में अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हर चैप्टर में आता है अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये है कि अपना जो वर्ल्ड है बहुत ही अमेजिंग है। अपन इसको अमेज करने के लिए या अपने पास कुछ बोलने के लिए, इसकी इमेज फुल, ये जो इमेज है इसे बताने के लिए अपने पास क्या नहीं है, शब्द नहीं है, स्पीचलेस है ये। ऐसा जो वर्ल्ड जिसमें डेसिडियस फॉरेस्ट, कोल्ड माउंटेन्स, ओशन, फॉरेस्ट वगैरह ये सारे पाए जाते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो क्या एक्चुअली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या ये लिविंग होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो पहले इंट्रोडक्शन की रीड आउट करते हैं और ये भी बताऊंगी मैं कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन नीट में पूछी जा सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, be it called mountains, deciduous forest, ocean, fresh water lake, desert और hot spring, live as speechless। वही है कि अपना जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही वंडरफुल है। ये बहुत ही वाइड रेंज में अपना जो लिविंग टाइप है वो फैला हुआ है, अमेजिंग है, जिसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है, जैसे कॉल्ड माउंटेन्स हो गए, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, ओशियन हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये सारे इसमें आ गए। द ब्यूटी ऑफ ए ग्लोबिंग हर्ड्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क evoke away and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make it deeply reflect on what indeed is life। यानी ये सारी बातें हमें यही पूछती है कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है। तो वो ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जैक्टली लिविंग होता क्या है। ये सारी जो अमेजफुल जो क्रिएचर है जो वर्ल्ड के अंदर ये पाई जाती है, एक्चुअली लिविंग के अंदर होता क्या है ऐसा। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इन्फ्लिक्ट क्वेश्चन विथ इन इट। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से क्या अपोज करता है। सेकेंड क्वेश्चन है इज ए फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। यानी सेकेंड क्वेश्चन है कि जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका पर्पस क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। यानी साइंटिस्ट ने सेकेंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो उसे बता नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने इसको अपोज करते हुए सेकेंड क्वेश्चन को व्हाट इज़ लिविंग क्वेश्चन के नाम से बताया है। तो व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग हम सभी जानते हैं लिविंग क्या होता है। लिविंग एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें क्या होता है, वैसे आपको पहले ही हिंट देती हूँ, लिविंग में होता क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसका वो रिप्रोड्यूस होता जाता है और अपनी जो मैच्योरिटी है वो आगे बढ़ाता जाता है। तो लिविंग में क्या होता है, लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया कि वो क्या होता है, इसमें इनसाइड द बॉडी यानी इनसाइड द बॉडी मास क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसी को अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन नॉन लिविंग में क्या होता है, आउटसाइड यानी सरफेस पे मास क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो अपन लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लिविंग में क्या होता है एग्जैक्टली और नॉन लिविंग में क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कॉन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्सिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergency to this list. Let us try to understand each of these। यानी इसमें बोला गया है कि लिविंग वो वर्ड होता है जिसमें क्या होता है कि वो पर्सन जो कि एनवायरनमेंट के प्रति क्या अपनी सारी जो कैरेक्टर फीचर है वो शो करे, जिसमें जो भी सेंस ऑर्गन है वो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है वैसे उसका जो काम है वो करता जाए, वही होता है लिविंग। जो कि अपने माइंड के अंदर फटाफट से जो रिस्पॉन्स आता है उसी में लिविंग होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन ग्रो तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं वैसे तो, लेकिन लिविंग में क्या इनसाइड द बॉडी होता है। लेकिन
नॉन लिविंग में क्या होता है, आउटसाइड यानी सरफेस के ऊपर ग्रो होता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह ये बढ़ते जाते हैं। वैसे तो इसे बोला जाए तो ये डेफिनेशन गलत है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी ग्रोथ तब तो माउंटेन्स भी लिविंग हो गए। तो लिविंग कौन होता है, जिसमें इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टू एंड कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मास के अंदर इंक्रीज होना और नंबर के अंदर इंक्रीज होना, यही दो कैरेक्टर है ग्रोथ के। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म grow by cell division in plant. These growth by cell division occur continuously throughout their life span. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू कंटिन्यूसली अपनी लाइफ स्पैन को ग्रो करते रहते हैं। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल्स के अंदर ये ग्रोथ कुछ समय के लिए, कुछ एज होती है सर्टिफिकेट, जिसमें एक सर्टेन एज होती है कि 50-60 ईयर तक वो ग्रो करते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे प्लांट वगैरह होते हैं वो मल्टी सेलर ग्रोथ के थ्रू होते हैं, उनमें कोई सर्टेन एज फिक्स नहीं होती। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animal and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. यानी higher animals और plants में अगर growth और reproduction देखें तो ये क्या एक mutually exclusive जो इवेंट है वो है। जैसे हायर एनिमल्स और प्लांट में ग्रोथ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो हायर एनिमल्स में कैसे और प्लांट्स में, हायर एनिमल्स जैसे जिनमें जो पानी वगैरह में रहते हैं तो उनमें वो लिविंग भी है एक तरह से, और वो एयर वगैरह के बिना रहते हैं तो वो नॉन लिविंग भी एक तरह से हो जाते हैं। तो उनकी बात की जा रही है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. Mountains, boulders and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organisms, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organic condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a character of living system. A dead organism does not grow. यानी इस पूरे पैराग्राफ का मीन ये है कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो करता है, जिसमें क्या होता है इनसाइड द बॉडी क्या होता है, मास का डिपोजिशन होता है, नंबर्स का डिपोजिशन होता है। लेकिन क्या होता है नॉन लिविंग में, क्या होता है कि नॉन लिविंग में होता है जिसमें सरफेस के ऊपर डिपोजिशन होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को अपन डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड है रिप्रोडक्शन. लाइकवाइज इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन के थ्रू वो इंडिविजुअल वगैरह को, प्रोजेनी वगैरह को बर्थ करते हैं, तो वो एक इसका एक कैरेक्टर हो गया. तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोस ऑफ पेरेंट्स. यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ जो प्रोजेनी जो डेवलप होती है वो सिमिलर भी हो सकती है और नहीं भी, यानी आइडेंटिकल भी हो सकती है या उनमें डिफरेंस भी हो सकता है. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. यानी जैसे फंजाई जो कि मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करती है. इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट एंड हाइड्रा जिनमें बर्डिंग होती है, प्लेनेरिया जिसे अपन फ्लेट फॉर्म भी बोलते हैं, इसके अंदर ट्रू रीजनरेशन यानी फ्रेगमेंटेड जो रीजनरेशन है वो होता है. इसके अंदर regenerate the lost part of the body and became a new organism. The fungi, the filamentous alga and the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. fungi जिसमें filamentous alga और जो mosses है ये भी किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. when it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular alga or amoeba reproduce is synonym with growth that increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two term growth and reproduction. यानी अपन बोल सकते हैं ग्रोथ अपन ने बता ली कि ग्रोथ को अपन लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफाइन कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन का ये कैरेक्टर है कि रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ती जाती है, उसी को अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और नॉन लिविंग में क्या रिप्रोडक्शन नहीं होता. तो फिर चलते आगे. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मतलब सॉरी पहले मैंने ये बोल दिया. हिंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दिस
टर्म, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ होती है उसमें, रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन वो कैसे नहीं होते, उनमें डेथ नहीं होती, यानी उनकी सर्टेन एज फिक्स नहीं होती। जैसे अमीबा, तो वो कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं, यानी उनकी कभी डेथ नहीं होती, वो नई जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस करते जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे इसका अमीबा का एग्जांपल दे नहीं रखा, तो आप अपने नोट्स में इसे पुट आउट कर लिए। Further, there are many organisms which do not reproduce moles, child worker bees, infertile human couples. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining character of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or reflecting by itself. यानी इसमें बोला गया कि कभी कभी ये होता है कि अपन एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि वो लिविंग है, कि अपन ये कैरेक्टर बोल नहीं सकते कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये एग्जैक्टली गलत है। वैसे जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या अपन उसे नॉन लिविंग थोड़ा ना बोलते हैं, है तो लिविंग, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर है वो अपन एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं ले सकते हैं। फिर है सेकंड, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल और फिजिकल तरीके से अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है, इसे अपन लिविंग बोलते हैं। कुछ रिएक्शंस वैसे नॉन लिविंग होती है, लेकिन उन्हें लिविंग रिएक्शंस में लिया जाता है, तो वो पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, sizes, function, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. All plant, animals, फंजाई एंड माइक्रो एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट एनिमल जितने भी फंजाई वगैरह, वो सारे क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्सेबिट मेटाबॉलिज्म. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system and isolated metabolic reaction outside the body of an organism. यानी इसमें बोला गया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कभी कभी बाहर भी होती है, बाहर आउटसाइड द सरफेस भी रिएक्शन होती है और इनसाइड द सरफेस भी रिएक्शन होती है। तो इसमें बोला गया कि जो लिविंग है ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है मेटाबॉलिज्म का। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि आउटसाइड होती है ऑर्गेनिज्म के, परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे टेस्ट ट्यूब जो रिएक्शन है वो वैसे नॉन लिविंग भी नहीं है और ना ही लिविंग है। वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट नॉन लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। यानी इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि जो जितनी भी रिएक्शन होती है जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे यहाँ पे इन विट्रो जो आइसोलेटेड जो रिएक्शन है वैसे वो ये लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन एक लिविंग रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की जाती है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ ए बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। अब है फिर परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट and respond to this environmental stimuli which could be physical, chemical और biological. अब ये है कि जैसे जैसे environment चेंज होता है उस हिसाब से जो अपनी बॉडी है वो कैरेक्टर शो करती है, उसकी जो उसके प्रति अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है वो वैसे वैसे चेंज होते जाते हैं। तो इसमें बोला गया जैसे प्लांट की अगर बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर वगैरह ये जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर, उसके तरह से वो जो प्लांट है वो ग्रोथ वगैरह करता है, उसी हिसाब से अपने अंदर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है जो अपने ऑर्गन्स है वो अपने रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट की तरफ से। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गन्स, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एटसेट्रा। यानी प्लांट्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इसके थ्रू अपनी जो रिस्पॉन्स है वो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोड्यूस इन सीजनल पीरियड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। यानी जो फोटो पीरियड है वो दोनों ही सीजनल यानी प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों को ही अफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकेम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये बोला गया कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा
अवेयर है, जो कि अपने इन्वायरमेंट के क्या प्रति वो रेस्पॉन्ड करता है। तो ये कोई भी अपने ऑर्गन्स में कोई डिजीज़ वगैरह या कोई केमिकल वगैरह एंटर करता है तो वो ईजिली उसे हैंडल कर लेता है। फिर व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लेइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. आर मस्ट पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। यानी यहाँ पे एक एग्जांपल बोला गया कि अगर ह्यूमन बींग्स में अपन आए तो कुछ अगर अपन लिविंग स्टेट के अंदर आए कि ह्यूमन बींग्स वैसे रियली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे जो पेशेंट कोमा के अंदर लेटा हुआ होता है तो उसमें वर्चुअली होता क्या है कि उसका हार्ट लंग्स कुछ ये सारे रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो वो एक उसका एक तरह से ब्रेन डेड हो जाता है। तो वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपन क्या इसे ये थोड़ा बोल सकते हैं कि क्या ये नॉन लिविंग है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, वो लिविंग है लेकिन उसके प्रति उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये जो कैरेक्टर ये भी अपन नॉन लिविंग और लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। Properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelle are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. इसमें बोला गया कि आप जैसे दूसरी क्लास में हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ोगे कि जो जैसे यहाँ पे लिविंग है लेकिन ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करा, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका इंट्रैक्शन है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं कि किस समय इसका जो रिस्पॉन्ड है वो क्या होगा। फिर चलते अपन आगे। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हेरेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन all level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing the common genetic material but to varying degree. यानी यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ इंट्रैक्शन जो है इस कंस्टिट्यूएंट सेल और ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी लिविंग है या नॉन लिविंग, इसमें अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था, उसके थ्रू अपन बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। एक्चुअली वो लिविंग है लेकिन अपन उसे नॉन लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव तो कर रहा है लेकिन है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ऐसे जो उसकी इंट्रैक्शन है वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ पे एक बताया गया कि जो बायोलॉजी है वो अपनी अर्थ की जो लाइफ की है वो हिस्ट्री है, और बायोलॉजी अपनी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो उसका इवोल्यूशन पूरी स्टोरी अपन को डिफाइन करती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। फिर है यहाँ पे जैसे जैसे मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खुद के कॉमन जेनेटिक जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र करके अपनी जो पास्ट फ्यूचर है कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शो करते रहते हैं। फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड कैसे डाइवर्स हो रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड के ये तो अपन को पता ही है, जैसे जैसे फॉरेस्ट वगैरह इनकी कटिंग हो रही है वैसे वैसे एनिमल्स प्लांट्स वगैरह इनकी जो वेराइटी है वो वहाँ से ख़त्म हो रही है। तो डाइवर्सिटी अपन जानते हैं पहले से, तो इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स और पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। यानी आप जानते हो कि आप ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह को अपनी आंखों से देखे हुए, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप इन एनिमल्स वगैरह को ज़्यादा इंक्रीज़, इनके एरियाज़ को इंक्रीज़ करोगी तो एनिमल्स की जो रेंज है वो भी इंक्रीज़ होगी। Each different kind of plant, animals or organisms that you see represent a species. The number of species that you are known and described range up between 1.7 to 1.8 million. यानी स्पीसीज़ की जो रेंज है वो अपन को दे रखी है, और ये अंडरलाइन कर लेना, ये आ सकता है, ये हो गया अपना एक की पॉइंट्स। These refer to biodiversity or the number and type of organisms present on the earth. We should remember here that as we explore new areas and even old new organisms are continuously being identified. अगर अपन न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करें या इवन
कोई भी पुराने एरियाज़ को एक्सप्लोर करें तो अपन नए जो ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। As stated earlier, there are millions of plant and animal in the world. We know the plant and animal in our urban area by their local name. These local name would vary from place to place, even within a country. Probably we would recognize the confusion that would be created if we did not find a way and mean to talk to each other to refer to organisms we are talking about. यानी इसमें ये बोला गया है कि जो ऑर्गेनिज है अगर अपन उसका पर्टिकुलर नेम वगैरह अगर फिक्स नहीं करेंगे या हर जगह अलग अलग उसके नेमिंग हो गए तो वहाँ पे उसकी कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन को इन ऑर्गेनिज की पहचान के लिए, उससे बात करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए अपन को उसकी पर्टिकुलर नेम रखना पड़ता है। तो हिंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज इज नो बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अपन को एक स्टैंडर्डाइज अपन को इसके नेम जो है वो करनी पड़ेगी, जिससे क्या ये पर्टिकुलर पूरी जगह एक ही नेम से पॉपुलर हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को अपन नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. We know to what organism the name is attached to. This is identification. यानी विदाउट आइडेंटिफिकेशन अपन nomenclature बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अपन उसकी पूरी आइडेंटिफाई करके फिर बाद में उसका जो नेम है वो प्रोवाइड करेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्यूर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नो ऑर्गेनिज्म. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on aggregate principles and criteria which are providing international code for botanical nomenclature. यानी जो प्लांट्स का जो नेम है वो किसके थ्रू दिए गए हैं? ICBN यानी कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के नेम्स भी देने जरूरी है, तो वो किसके द्वारा दिए गए? कोड ऑफ जूलॉजिकल nomenclature. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. Biologists follow universal accepted principle to provide scientific name to no organism. बायोलॉजिस्ट है वो जो पूरे यूनिवर्स के द्वारा एक्सेप्टेड नेम है वो ही उसे प्रोवाइड करते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेटा। यानी जो नेम दिए जाते हैं साइंटिफिक के द्वारा उसके टू मेन होते हैं। एक तो फर्स्ट जो लेटर आता है उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं और सेकंड जो वर्ड आता है उसको स्पेसिफिक एपिथेटा बोलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग इज नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी नेम को जो कि दो कंपोनेंट के साथ है उसे अपन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिव्स बाय कार्लोस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे अंडरलाइन कर लेना। कार्लोस लिनियस के द्वारा इसे दिया गया था। This naming system is using a two-word format was found conventional. Let us take the example of mango to understand the way of. तो यहाँ पे example देखते हैं अपन इसका। Providing scientific name better. The scientist name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is binomial. Binomial name कैसे है? In this name, Mangifera represent the genus, while indica is a particular species और एक स्पेसिफिक एपिथेटा। जो अपन ने पहले बोला था कि मैंगीफेरा जो फर्स्ट वर्ड आएगा उसे अपन जेनेरा बोलेगा या जीनस बोलेंगे, और जो सेकंड लेटर आएगा इंडिका वर्ड जिसे अपन स्पेसिफिक एपिथेटा बोलते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। इसमें बोला गया कि रूल्स कौन कौन से। फर्स्ट रूल है जिसमें ये बोला गया कि ये वैसे कहाँ से जनरलाइज कहाँ से बिलोंग करता है? लैटिन से बिलोंग करता है, लेकिन ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। ये लैटिन से डिराइव्ड है लेकिन इटैलिक्स में लिखा जाता है। सेकंड जो थिंग है इसमें ये कि जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम, ये इसे जीनस बोलते हैं और सेकंड जो वर्ड है इसे स्पेसिफिक एपिथेटा बोलते हैं। फिर जो इसे लैटिन मतलब इटैलिक्स में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये इसके ओरिजिनल जो ओरिजिन है इसे डिस्क्राइब कर सके। तो अभी पढ़ लेते हैं अपन। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epitheta. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epitheta start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. यानी Mangifera indica में आप यहाँ पे गौर कर रहे होगे कि फर्स्ट जो लेटर है वो अपना बड़ा है लेकिन जो सेकंड वर्ड का जो लेटर वो छोटा है। तो इसकी ये कंडीशंस है, तो इसी हिसाब से ये लिखा जाता है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि
अगर इसकी जो चेंजेस है, इसकी स्ट्रक्चर अपन को चेंज दे दी तो यहाँ पे अपन इसे पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड बड़ा आता है, इसमें सेकंड वर्ड क्या होता है, छोटा आता है। फिर नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटर्न इन एन एब्रीवेट फॉर्म, मैंगीफेरा इंडिका लीन। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। तो ये आप समझ ही गए होंगे मैंगीफेरा इंडिका जो लीन है वो आगे क्यों लगाया, क्योंकि ये इससे पता चल जाता है कि ये जो स्पीसीज है ये किसके थ्रू डिस्क्राइब की गई है। फिर अपना सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे है कि अपन ने नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारे कर लिए। तो अब यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उनको सभी को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, उनकी कैटेगरीज अगर बनाएंगे तभी तो इजी वे में पढ़ेंगे, तो उनके उसके लिए अपन को उसकी क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप इनटू कन्वेंशिएट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। For example, we easily recognize groups such as plant or animal or dog, cat and insect. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. What imagine do you see when you think of a dog? यानी अगर अपन डॉग कैट वगैरह इनकी क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरीज में कर दें, अगर आप डॉग के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या सोचते हो डॉग के बारे में? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग नॉट कैट, यानी आप जानते हो कि अगर डॉग के बारे में सोच रहे हो तो आप सभी ने डॉग देखा होगा, ना कि डॉग के बारे में सोचो और कैट पिक्चर आ जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एलेस्टेनियम वी know that we are talking about. Similarly, suppose we are to say mammal, you would of course think of animal with external ear and body hair. ऐसे अगर mammals की बात की जाए तो आप भी mammals में आते हैं। अगर plants वगैरह की बात की जाए या animals की बात की जाए तो animals की बात की जाती है तो अपन external ear body hairs को याद कर लेते हैं। Likewise in plant, if we try to talk of wheat, the picture of in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dog, cats, mammal, wheat, rice plant, animal, etc. are conventional category we use to study organism. The scientific term for these category is taxa. Here, you must recognize that taxa can indicate category at very different level. Plants also form a taxa. यानी taxa एक ऐसी कैटेगरी है जो कि साइंटिफिक टर्म में दी गई है। ये डिफरेंट लेवल की कैटेगरी है जिसमें अपन इसे टेक्सा के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। प्लांट एक तरह का प्लांट्स जो है पूरे एक फॉर्म की टेक्सा है। वीट हो गई टेक्सा। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग्स और ये जितने भी है ये टेक्सा में ही आते हैं। बट यू नो दैट इज ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल आर एनिमल्स। अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग एक तरह से मैमल है और मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा है डिफरेंट है, इसीलिए इन तीनों को डिफरेंट टेक्सा के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाता है। मीन्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सानोमी। यानी इसके टेक्सा की क्लासिफिकेशन या कैरेक्टर के बेस पे अपन ने इसे क्या क्लासिफिकेशन दिया है, टेक्सानोमी कैरेक्टर दिया है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study। यानी क्लासिफिक टेक्सोनॉमी के बेसिस पे ही अपन इसको पूरे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मीन्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला हो गया कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ये सारे जो तीनों है ये किसके बेसिक में आते हैं, टेक्सोनॉमिक के बेसिस में आते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their our use. In early days, human being needed to find source for their basic need of food, clothing and shelter। यानी टेक्सोनॉमी को वैसे कोई भी नई चीज़ नहीं है, वैसे इसको जो टेक्सोनॉमी है इसको सभी जानते हैं। कैसे जानते हैं, जैसे फूड शेल्टर वगैरह के लिए अपन क्या बाहर जाते हैं, किसी को मतलब फूड शेल्टर वगैरह, क्लोथ वगैरह के लिए पर्टिकुलर रेफरेंस वगैरह रखते हो तो उसी के लिए अपन इस टेक्सोनॉमी के बेसिस पे कोई काम वगैरह करते हैं तो उसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। मीन्स द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। यानी ह्यूमन जो बीइंग्स है वो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट काइंड्स ही नहीं जानते बल्कि उसके रिलेशनशिप को भी जानते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वर रेफर टू एज सिस्टमेटिक। इसी ब्रांच की जो स्टडी है इसको अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक्स।
The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. ये Latin word से derived है जिसका mean है systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Linnaeus ने systematic naturae अपने publication के लिए title रखा था. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematic take into account evolutionary relationship between organism. यानी systematics में क्या लिया जाता है जिसमें पूरे इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको लिया जाता है. तो ये हुआ अपना आज के वीडियो में. अपन इतना ही करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा. तो अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. आज के लिए काफ़ी है और वैसे भी अब होने वाला है चैप्टर को, तो ओके इसे रीड आउट कर लेना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ओके बाय.